हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं और आज 11 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करेंगे। सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं, पूरे एज इट इज क्वेश्चंस मिल चुके हैं, पूरे इस वीडियो में आपको कवर करवाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, एक बार विजिट आप कर लीजिएगा। ये स्टेप आप फॉलो करेंगे, आसानी से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। 299 की टेस्ट सीरीज ओनली ऑन 99 में आपको मिल रही है, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। देखिए, सभी ऑटो सब्जेक्ट के पूरी डिटेल के साथ में यहाँ पर हम कवर करेंगे और आज अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं। क्लियर है? अगर आपका पेपर है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड किया करें। क्लियर है? ये नंबर नोट डाउन आप कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी कोशिश हम करते रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है आज की फर्स्ट शिफ्ट का। दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दुनिया में सबसे बड़ा कॉफी का जो उत्पादक देश है ये ब्राजील है, आपको पता होना चाहिए। दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है। यहाँ 150 से अधिक वर्षों के लिए कॉफी का उच्चतम वैश्विक उत्पादक ये बेसिकली रहा है। और ब्राजील के बाद अन्य शीर्ष कॉफी उत्पादक देश है, जैसे कि वियतनाम हो गया आपका, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया, है ना, होंडुरास, भारत, युगांडा, मेक्सिको और ग्वाटेमाला। तो ये सभी देश भी ब्राजील के बाद में है अन्य शीर्ष देश कॉफी उत्पादन में। तो इनका क्रम भी आप देख लीजिएगा, एक दो बार 2-3 नंबर तक के, और भारत भी इसमें आपका आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हुआ है, वो किस देश से? तो देखिए, शेन वॉर्न जो कि क्रिकेट खिलाड़ी है, हाल ही में इनका निधन हुआ है। इनसे क्वेश्चन बनाए कि किस देश के? ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर है शेन वॉर्न। इनका संदिग्ध रूप में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इनका जो निधन हुआ थाईलैंड के कोह समूह में हुआ और उन्होंने 708 टेस्ट विकेट लिए, जो एक ऑस्ट्रेलियाई के लिए सबसे अधिक है। केवल मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे सबसे अधिक विकेट ये थे। तो याद रखिएगा इनके इनके रिकॉर्ड के बारे में भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय थी सुष्मिता सेन, इनका नाम है। क्लियर है? सुष्मिता सेन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय थी और उन्होंने वर्ष 1994 में पेटेंट जीता था और वर्ष 1994 में उन्हें मिस इंडिया का ताज भी पहनाया गया था। इसके अलावा गाइस, रीता फारिया 1996 में, माफ कीजिएगा 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और एशियाई थी। तो क्वेश्चन बने कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई कौन थी? तो इनका नाम है रीता फारिया, 1966 में इन्होंने जीता था ये। इसके अलावा मधु सप्रे ने 1992 में मिस इंडिया का खिताब जीता था। इसी के साथ में 1965 में परसिस खनबाडा बाटा इनका नाम है, इन्होंने मिस इंडिया का खिताब भी जीता था। इनके सभी के बारे में आप एक नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। हो सकता है अगला क्वेश्चन ही यहाँ से आपका वापस से निकल कर आ जाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संगीत का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। ये मध्यकाल को कहा जाता है। देखिए, मध्यकालीन संगीत या मध्यकाल को संगीत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसमें संगीत के महान कलाकारों जैसे स्वामी हरिदास, बेजू बावरा, तानसेन, गोपाल नायक आदि का प्रमुख योगदान रहा है। साथ ही इसमें कबीर, तुलसी, मीरा, सूरदास और कबीरदास जी, इसके अलावा नानक जी आदि भक्त जो कवियों हैं, इनके माध्यम से संगीत का प्रसार प्रचार भी ये मध्यकाल में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था और एक ने हमें बताया कि कौन कराता है, इस तरह से आपका क्वेश्चन था। क्लियर है? तो यहाँ पर चीजें आपकी दोनों की कवर हो जाएगी। ताज जो महोत्सव मनाया जाता है ये आगरा में मनाया जाता है। देखिए, ताज महोत्सव आगरा सबसे उत्सुकता से प्रशिक्षित त्योहारों में से एक है और हर साल 18वीं शताब्दी से बेसिकली 27 फरवरी तक ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास शिल्पग्राम में मनाया जाता है। क्लियर है? और ये 10 दिन लंबा कार्निवल वास्तव में एक जीवंत मंच है जो आपको भारत के बारे में जानकारी देता है। तो बेसिकली ये ताज महोत्सव है। ताज महोत्सव का जो उद्घाटन हुआ है ये 20 मार्च 2022 को आगरा के शिल्पग्राम में किया गया और इसके अलावा यह 29 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया, 20 मार्च से 29 मार्च तक। तो याद रखिएगा 10 दिनों का ये एक बेसिकली उत्सव है या वास्तव में एक कार्निवल जिसको बेसिकली बोला जाता है। तो आप इसके बारे में डिटेल याद रखिएगा। भारत के समृद्ध कला, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन, नृत्य और संगीत इसमें पा सकते हैं। देखिए, ताजमहल जो है भारत का सबसे सुंदर ऐतिहासिक स्थान है जो यूपी पर्यटन द्वारा अविश्वसनीय। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे कि कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, आगरा में कौन कराता है? तो यूपी पर्यटन के द्वारा बेसिकली ये कराया जाता है और यह भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने का एक स्रोत भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? दलाई लामा को वैसे तो काफी सारे पुरस्कार मिल चुके हैं,
अब आपको ऑप्शन में कौन सा पुरस्कार था ये तो हमें नहीं पता है, बट यहाँ पर हमने आपको बताने की कोशिश की 1989 में, जो कि चर्चित पुरस्कार है। आई थिंक यही आपको ऑप्शन में मिला होगा। नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था 1989 में। वर्तमान दलाई लामा 14वें नंबर के दलाई लामा हैं और उनका जो जन्म हुआ है चीन के ताकसेर में हुआ है। पूरा नाम इनका लामो थोडुप, इनका पूरा नाम है तोंडोप, और दलाई लामा को एक जीवित बुद्ध माना जाता है। तिब्बत के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु ये हैं और 1940 में 14वें दलाई लामा नामित इनको किया गया है। दलाई लामा को 1989 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा गाइस एक और पुरस्कार इनको दिया गया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेश विश्वनाथ आर्लेकर ने तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो हो सकता है ये भी आपको ऑप्शन में मिल गया हो, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा गेदुन द्रुप जो 1391 में पैदा हुए थे और ये पहले दलाई लामा माना जाता है। तो पहले और ये अभी वर्तमान में 14वें नंबर के हैं, दोनों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ईरान में कौन सी संपदा पाई जाती है। देखिए ईरान में बेसिकली कच्चे तेल के भंडार, तेल और प्राकृतिक गैस, ये बेसिकली सभी पाई जाती है। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में मिला होगा वो आपने क्लिक कर दिया होगा, क्योंकि आप सभी को पता है ओपेक संगठन का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है ये ईरान आपका। तो ये तो आपको पता होगा, तो आसानी से आप क्लिक कर चुके होंगे। ईरान की अर्थव्यवस्था तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित उद्योगों और कृषि पर आधारित है और प्राकृतिक गैसों के रिजर्व भंडार की दृष्टि से ईरान जो है यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। तेल उत्पादक देशों यानी ओपेक जो संगठन है इसका दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी आपका ईरान ही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक, तो इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया। ये क्वेश्चन आरबीआई से लगातार 2-3 दिन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार। आज भी क्वेश्चन बना है कि आरबीआई का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर यह पहले कोलकाता में था आपका 1935 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तब ये कहां पर था, कोलकाता में था। उसके बाद में 2 साल बाद 1937 में इसका जो मुख्यालय है ये परिवर्तित करके स्थानांतरित करके मुंबई में स्थापित किया गया। तो ये 1937 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कोलकाता से मुंबई इसको स्थानांतरित किया गया 1937 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार इसकी स्थापना की गई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। केंद्रीय कार्यालय वह जगह है जहां राज्यपाल बैठता है और जहां नीतियां तैयार की जाती हैं, तो वही केंद्रीय कार्यालय बेसिकली होता है, जिनको गवर्नर बोला जाता है, राज्यपाल यानी आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो। इसके अलावा आरबीआई को भारत का शीर्षस्थ बैंक के रूप में जाना जाता है। आरबीआई को बैंकों के बैंककार के रूप में भी जाना जाता है और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई 1 रुपए को छोड़कर सभी करेंसी नोट जारी करता है। तो आरबीआई के द्वारा 1 रुपए का जो नोट होता है इसको छोड़कर बाकी सभी जो नोट है ये आरबीआई के द्वारा ही जारी किए जाते हैं और नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होते हैं। क्लियर है। 1 रुपए को छोड़कर करेंसी नोट आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, यानी 1 रुपए का जो नोट होता है उसको छोड़कर शेष जितने भी करेंसी होती है सभी पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपए का जो नोट होता है या सिक्का होता है उस पर वित्त जो सचिव होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। ये कांस्टेबल में बना था कि 1 रुपए के जो नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त सचिव के होते हैं और वित्त मंत्रालय के द्वारा ये बेसिकली जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन की स्थापना निर्माण कब पूरा हुआ। देखिए राष्ट्रपति भवन की स्थापना कब हुई या निर्माण कब पूरा, इस तरह से क्वेश्चन बना है आपका। 1929 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए राष्ट्रपति भवन के नाम पर इसका नाम बदला गया है और 1929 में पूरी तरह इस इमारत का निर्माण जो है 4 वर्ष में होना था, लेकिन इसे पूरा करने में 17 साल लग गए। क्लियर है, 17 साल इसे लग गए और इसका जो निर्माण है 1912 में शुरू हुआ था, 1929 तक पूरा हुआ था। इस विशाल हवेली में 4 मंजिला और 340 कमरे हैं राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन जो भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, नई दिल्ली में राजपथ के पश्चिमी छोर पर स्थित इंडिया गेट जो है इसके साथ विपरीत छोर पर यह एक भव्य भवन है। इसके वास्तुकार कौन है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। एडविन लुटियंस इनका पूरा नाम है, लैंडस्टीर लुटियंस, इनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया। राष्ट्रपति जो भवन है इसका सबसे प्रमुख और विशिष्ट पहलू क्या है, तो इसकी विशाल गुंबद है जो सांची के महान स्तूप के स्वरूप से संरचित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी फुटबॉलर ने संन्यास लिया है, वह किस देश के, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। ना तो फुटबॉलर का नाम हमें पता चल पाया है, ना ही उनके देश का नाम पता चल पाया है। तो जितने भी यहाँ पर लिखे थे टॉप लेवल के हैं 3-4, उनसे क्वेश्चन बना होगा आई थिंक आपका, तो उनको हमने यहाँ पर डाला है। जैसे कि फ्रांस के डिफेंडर राफेल वरेन ने संन्यास लिया है राष्ट्रीय फुटबॉल से। तो एक तो ये है आपके जिन्होंने फरवरी 2023 में लिया है। इसके अलावा जनवरी 2023 में फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान हुंगो लोरिस ने 36 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा जनवरी 2023 में ही वेल्स के दिग्गज फुटबॉलर गेराथ बेल ने क्लब और इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया। इसके अलावा दिसंबर 2022 में फ्रांस के स्टार खिलाड़ी करीम बेंजेमा
ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। तो इन सभी के बारे में याद रखिएगा। चारों में से आपको आई थिंक इसी में से आपको ऑप्शन मिला होगा। इनकी कंट्री भी दे रखी है और नाम भी उनका दे रखा है और कब लिया है ये भी दे रखा है। तो इनके बारे में आगे जिनका एग्जाम नहीं है वो भी याद रख सकते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन चुका है, हो सकता है नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बन जाए। हिमाचल के राज्यपाल द्वारा सम्मान कौन सा दिया गया उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए हिमाचल के राज्यपाल ने गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसको किया है आगे कवर करवाएंगे। आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है ये आपका जो क्वेश्चन है दलाई लामा वाला और ये वाला दोनों एक ही क्वेश्चन है। क्लियर है, फिर भी 100% श्योर नहीं है हम इसको लेकर। आपको अगर पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेश विश्वनाथ और्लेकर ने तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्हें कांगड़ा जिले के मेकलोडगंज स्थित चुंगलाखंग बौद्ध मठ में गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा आयोजित समारोह में यह सम्मान बेसिकली दिया गया है। इसके अलावा सिंगापुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा गया। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं आपके 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पुरस्कार से क्वेश्चन बने हैं और कोई सा आपको दे रखा था कि किस क्षेत्र से संबंधित है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको दे रखा था। क्लियर है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए। अब हम साइंस के कवर कर लेते हैं। साइंस के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आज मिले हैं। हिंदी के भी काफी ज्यादा क्वेश्चन अब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। क्लियर है गाइस, हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है जैसे पटवारी की टेस्ट सीरीज, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी सब इंस्पेक्टर की। इसके अलावा एमपी पीएससी की टेस्ट सीरीज है। ये ई बुक्स है एमपी करंट अफेयर की 2023 और 2022 की। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल वहां पर आपको मिल जाएगी। साइंस का पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है। सूर्य किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। विटामिन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। केरोसिन में रखे जाने वाली धातु कौन सी है, तो ये पोटेशियम और सोडियम दोनों हैं जो कि केरोसिन में रखी जाती है। वह मापक जो वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापता है तो स्पीडोमीटर या स्पीड मीटर इसको बोला जाता है। एक क्वेश्चन इस तरह से आपको दे रखा था 6.022 इंटू 10⁻23। इसमें ऑक्सीजन के अणुओं का भार कितना होगा, तो 32 ग्राम इसमें होता है। प्रकीर्णन क्या है, ये क्वेश्चन बना है। प्रकीर्णन एक सामान्य भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई विकिरण माध्यम की किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखी मार्ग से विचलित किया जाता है तो उसको प्रकीर्णन बेसिकली बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपसे बनाए। कुछ इसी तरह के ऑप्शंस आपको दे रखे थे। शॉर्ट में ऑप्शंस आपके हो सकते हैं। किसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। जो अध्ययन किए जाते हैं अध्ययन से रिलेटेड बायोलॉजी में, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑक्सीजन का अनुभार कितना होता है। मोस यानी ब्रायोस्पिडा जो होता है इसका जीवन चक्र कितने चरणों में होता है, 2 चरणों में होता है मोस का। कौन सी पत्तियों में क्या पाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन बना है। इसके अलावा एक विलियन में 50 ग्राम चीनी को 350 ग्राम पानी में घोला जाता है। द्रव्यमान और द्वारा द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में विलियन की सांद्रता क्या है, तो यह 12-12.5% होती है। सोडियम को किसमें रखा जाता है, तो केरोसिन में रखा जाता है। ये क्वेश्चन इस तरह से या इस तरह से दोनों में से एक तरह से आपका पूछा गया था। नाभिक के केंद्र में क्या क्या पाया जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है नाभिक के केंद्र में। गेहूं की प्रजाति कौन सी है, अब ऑप्शंस में जो दे रखे थे उस हिसाब से आपको क्लिक करना था। बाकी यहाँ पर ये कुछ टॉप लेवल की गेहूं की प्रजाति है भारत में उगने वाली। इनमें से आपको ऑप्शंस में मिला होगा, अगर नहीं था इनमें से तो आप देख लीजिएगा, और भी आपको काफी सारी हैं भारत में उगने वाली प्रजातियां। नवीनीकरणीय ऊर्जा से क्वेश्चन बना है। NaCl से क्वेश्चन पूछा गया आपसे। सोडियम क्लोराइड ये होता है। कैल्शियम से क्वेश्चन बना है। विस्थापन से, लिटमस से, सूत्र भी पूछे गए आपके, और मात्रक से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। बात करें कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है MS वर्ड ओपन करते हैं तो लास्ट में विंडो पर आपको क्या दिखता है, इस तरह से क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि क्या पूछना चाह रहा है और क्या बताया गया है। माउस का क्या काम करता है, देखिए माउस जो काम करता है, माउस एक इनपुट डिवाइस है बेसिकली, और इसका जो उपयोग होता है कंप्यूटर को नियंत्रित संचालित करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर की यूनिट क्या है, कंट्रोल इकाई होती है कंप्यूटर की यूनिट। इसके अलावा कंप्यूटर को ब्रेन किसको बोलते हैं, तो CPU को बोला जाता है। इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इस तरह से ऑप्शंस देखकर ही किया जा सकता है। मैग्नेटिक डिस्क का साइज कितना होता है, तो देखा है मैग्नेटिक जो डिस्क होती है ये एक 32x32 कोर मेमोरी प्लेन 1024 बिट्स या 128 बाइट्स डेटा स्टोर करता है। पाइथन, C++, जावा का कोडिंग पूछा था, तो इन तीनों से क्वेश्चंस बन रहे हैं पाइथन, C++, जावा से, और एडवांस लेवल की कोडिंग यहाँ पर पूछी जा रही है। क्लियर है। रीडू करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल Y का। CPU के क्या कार्य है, इस तरह से क्वेश्चन बना है आपका। ब्रेन का ऑफ कंप्यूटर CPU को बोला जाता है, इससे क्वेश्चन बना है। इंटरनेट से क्वेश्चन बना है। MS एक्सेल से क्वेश्चन बना है। कोडिंग से क्वेश्चन बना है जैसे कि बताया, एंटीवायरस से भी। फुल फॉर्म, मेमोरी और MS ऑफिस से क्वेश्चन बना है आपको से। इनपुट आउटपुट से C++ कोडिंग ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। CPU से 2 क्वेश्चन बने हैं। एक्सेल से 2 क्वेश्चन पूछे गए। पावर पॉइंट से भी आपके क्वेश्चन बने हैं। नेटवर्किंग से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। गाइस हिंदी में बात करें तो हिंदी में पहला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन था। ऑप्शन देखकर ही क्लिक किया जा सकता है इस तरह के क्वेश्चंस को। इंद्रव्रजा कौन सा छंद है इसमें, तो वर्णिक छंद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लावारिस में उपसर्ग क्या है, तो ला इसमें उपसर्ग होता है। लावारिस में ला प्लस वारिस। सूर्य या फिर प्रकाश, दोनों में से एक का, या फिर हो सकता है दोनों का भी आपसे पर्यायवाची पूछा हो, दोनों का हम आपको बता दें। सूर्य का पर्यायवाची रवि, भास्कर, सविता, भानु, दिनेश, मार्तंड, अंशुमाली, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची है। इसके अलावा प्रकाश का जो पर्यायवाची है
ये होता है उजाला, प्रभा, रोशनी, दीप्ति, चमक, ज्योति, प्रदीप्ति, द्युति, उजियाला, आलोक, प्रदीप, छवि, उज्ज्वलता और लाइट। ये सभी प्रकाश के पर्यायवाची है और सूर्य के ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया वर्णिक छंद से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा स्थानांतरण जो होता है इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है, तो स्थानांतरण का ये हमने शुद्ध ही लिख रखा है, यही इसकी शुद्ध वर्तनी होती है। राजीव पढ़कर सोया, इसमें कौन सी क्रिया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन था आपसे कि अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, इस कहावत का अर्थ क्या होता है, इस तरह से। तो अनहोनी बात इसका आई थिंक यही ऑप्शन में आपको दे रखा होगा। बाकी इसको कई अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलते हैं इसके अर्थ, तो आपको जो ऑप्शन में मिला होगा उस हिसाब से आप क्लिक कर सकते हैं। दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बन जाता है, तो सोरठा इससे बनता है, दोहे को उल्टा करने से। क्रम में जमाना, प्रेरणा जंबल वाले क्वेश्चन भी मिले, कर्ता वाच्य और कर्मवाच्य वाले क्वेश्चन भी मिले, लोकोक्तियों से क्वेश्चन बने, समाज से, शुद्ध अशुद्ध वाले मुहावरे से क्वेश्चन बने, अलंकार से, पर्यायवाची से जैसा कि हमने बताया, विलोम शब्द से भी क्वेश्चन बने, कारक से भी, अनेकार्थी शब्द वाले क्वेश्चन बने, शुद्ध वर्तनी भी बने, तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। गाइस मैनेजमेंट में क्वेश्चन बना है पहला, प्रशिक्षण से क्या होता है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि यह किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से और शीघ्रता से किया जाए। बाकी और भी काफी सारी डिटेल है प्रशिक्षण के बारे में, आपको क्या ऑप्शंस मिला था, आप मेंटली इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अपने ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह का आप ऑप्शंस देखकर ही बताया जा सकता है। परिभाषा से क्वेश्चन बनाए, अकाउंटिंग से क्वेश्चन बनाए, कथन से, मार्केटिंग से, इसके अलावा संगठन से, नियंत्रण से, निर्देशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है, इकोनॉमी, नियोजन, विपणन, प्रबंध, निर्देशन, इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। इंग्लिश में गाइस सिनोनियम से क्वेश्चंस बने हैं, एडम से क्वेश्चंस बने हैं, एंटोनियम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पैरा जंबल से करीबन 8 से 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है, मिस स्पेल से भी अच्छे क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन है, ईरर वाले क्वेश्चन भी, एक्टिव पैसिव वाइज, सेंटेंस करेक्शन के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्लियर है, तो इन सभी सब्जेक्ट के टॉपिक से आपके क्वेश्चन बने हैं और 25 क्वेश्चन पूरे इनसे बने हैं। अगली बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में प्रायिकता पूछी गई, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस बने, मिश्रण से क्वेश्चंस बने, नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा क्षेत्रमिति से क्वेश्चंस बने, एसआईसीआई से, बोडमा से, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आपके बने हैं, पाई चार्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है, परसेंटेज से, चाल दूरी यानी स्पीड और डिस्टेंस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, औसत से, एवरेज से क्वेश्चंस बने हैं, रेशियो से क्वेश्चंस बने हैं आपके, और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नाव धारा से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ट्रेन यानी रेलगाड़ी वाले भी क्वेश्चंस बने हैं। रीजनिंग में सिलोजिज्म से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और रैंकिंग वाले क्वेश्चंस बने, मिसिंग नंबर, आकृति, अगली आकृति कौन सी होगी, इस तरह से। और इसके अलावा नंबर सीरीज से क्वेश्चन बने, कथन निष्कर्ष भी पूछे गए, अल्फाबेट सीरीज, रक्त संबंध हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, इन सभी टॉपिक्स आपके रीजनिंग में क्वेश्चंस बने हैं। क्लियर है, तो आई थिंक आपको पैटर्न पता चल चुका है पूरा, कहाँ से क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं। एमपी का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, आई थिंक एक आध क्वेश्चन हो सकता है जो कि हमें नहीं मिल पाया है। बाकी आपको पूरी डिटेल के साथ में पूरा एनालिसिस कवर करवाया, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपका अगर आगे आने वाले किसी भी दिन एग्जाम है तो आप हमें अपने क्वेश्चंस जरूर से एक बार सेंड किया करें, ताकि आपको हम सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाए। अदरवाइज एनालिसिस आपका कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे तो आपको एनालिसिस कहाँ से हम करवा पाएंगे। क्लियर है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। और हमारे टेस्ट सीरीज है पटवारी की स्पेशल, जेल परारी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी सब इंस्पेक्टर के, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल इनके बारे में ले सकते हैं। क्लियर, इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो को जाए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट और मोटिवेट करेंगे तो ही आपको यहाँ पर एक से बढ़कर एक कंटेंट मिल पाएगा। वैसे भी यहाँ पर मिलता है और मिलता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम हमारे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।